नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास 12 केमिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। ठीक है, आज की ये जो क्लास है ये चैप्टर नंबर 5 यानी कि उपसय संयोजी यौगिक की दूसरी क्लास है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है। कल की क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जिसमें हमने जो है इस चैप्टर के बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था। आज भी ये जो चैप्टर है ये चैप्टर का बेस ही है, एक तरीके से आधार है। बगैर इन सब चीज़ों, इन सब बातों को जाने आप इस लेक्चर में, इसकी मतलब चैप्टर में कुछ अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों को सीखना होगा, जानना होगा। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर को सही से पढ़ना है, समझना है और इस चैप्टर से आने वाले बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस को ईजिली आसानी से सॉल्व आउट करना है तो इस पूरे जो है लेक्चर को अटेंड करें। ठीक है, चलिए देखते हैं, बिना टाइम पे वेस्ट किए हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। उपसय संयोजी यौगिकों यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्रयोग होने वाली शब्दावली यानी कि टर्मिनोलॉजीज को जानना है। जैसे कोई भी हम जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड यहाँ पे लिखते हैं तो उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में ये आप देख पा रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर बनी है। तो ये जो संक्रमण धातु बनी है इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, संक्रमण धातु से ये उपसय संयोजी बंध द्वारा ये अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, इस बड़े ब्रैकेट में अंदर ये जो बनाया इस एरिया को क्या कहेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम जानेंगे बच्चों उपसय संयोजी क्षेत्र क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयनन क्षेत्र क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर, काउंटर आयन क्या होता है, इसे जानेंगे। और केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि सेंट्रल मेटल आयन CMI क्या होता है। ठीक है, जो बच्चे पहली बार इस YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं, अगर वो कक्षा 12वीं में है तो उनके लिए एक बहुत ही मूल्यवान वैल्यूएबल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़कर प्रॉपर वीडियोस को देखकर अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। केमिस्ट्री से अगर आपको डर लगता है, समझ नहीं आती है, तो एक बार किसी एक चैप्टर के सभी वीडियोस को देखें, सभी क्लासेस को अटेंड करें और उसके बाद देखें आपकी केमिस्ट्री कैसी हुई। ठीक है, चलें, अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम आज का एक विचार पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि हमको एक कुछ मतलब मोटिवेशनल हमारे लिए थॉट है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं हमारे जो एक महान दार्शनिक हुए हैं, यूनानी दार्शनिक हैं। ठीक है, कन्फ्यूशियस। ठीक है, इनका कथन है, इनका एक स्टेटमेंट है कि यदि आप 1 वर्ष की योजना बना रहे हैं तो आप चावल बोएं, और यदि आप 10 वर्ष की योजना बना रहे हैं तो पेड़ लगाएं, और यदि आप 100 वर्ष की योजना बना रहे हैं तो लोगों को शिक्षित करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो है शिक्षा को मतलब सर्वोपरि यहाँ पर माना है। ठीक है, शिक्षित करना जो है लोगों को सर्वोपरि माना है, क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति कोई होता है तो उसके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जनरेशन्स हैं, वो भी क्या होंगी, शिक्षित होंगी। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपनी आने वाली संतानों को भी जो है सही ढंग से जो है मार्गदर्शन दे पाएगा, गाइडेंस दे पाएगा। ठीक है, और उसके भविष्य को सही से बना और संवार पाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा कैसा लगा आज का ये थॉट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो कहने मतलब ये है कि शिक्षित होना हर व्यक्ति का जो है एक मेन पर्पस होना चाहिए। जिस तरीके से जीवन जीने के लिए हमको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठीक है, रहने के लिए मकान चाहिए, ठीक है, और भी सुख सुविधाएँ चाहिए, उसी प्रकार शिक्षा भी हमारा जो है जीवन का एक स्तंभ है, जीवन का एक आधार है, हमारे लिए आवश्यक है, नीड है। तो इसको भी ग्रहण करते रहें। ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करते रहें समय के साथ। ठीक है, चलें, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास को। देखें, अच्छा उपसय संयोजी यौगिकों में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली, इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी हमारे लिए, आपको समझाना भी आसान हो जाएगा और आपको फिर समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर एक हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड ले रहे हैं K4FeCN का OH6, इसको कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इसका जनरल नेम है। आयुपेसी नेम क्या है इसको हम बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी आप आयुपेसी नाम को लिखना नहीं जानते हैं, सीखेंगे। ठीक है, तब इसको जानेंगे। तो हमारे सामने ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, संकुल यौगिक है। इसके कौन कौन से घटक हैं। ठीक है, इसके घटकों की बात करते हैं बच्चों। तो देखो, इसके प्राइमरली 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं बच्चों, 3 घटक होते हैं।
किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के 3 घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उन 3 कंपोनेंट्स को हम क्या क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। द वन इज केंद्रीय धातु परमाणु, जिसको हम सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे, ठीक है। अभी इसमें हम बताएंगे कौन सेंट्रल मेटल आयन है। दूसरा जो हमारा घटक इसका होगा उसको हम कहेंगे लिगेंड्स। क्या कहेंगे? लिगेंड्स कहेंगे, ठीक है। लिगेंड को हम एक वचन इसको लिगेंड कहेंगे, ठीक है। तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा काउंटर आयन। तीसरा कौन सा है बच्चों? काउंटर आयन है, ठीक है। तो तीसरा जो कंपोनेंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काउंटर आयन, ठीक है। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। और इसमें बच्चों हम 2 एरिया पढ़ते हैं, 2 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। उन क्षेत्रों को यहाँ पर हम जान लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास में इन्हीं सब चीज़ों को हमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। पहला है हमारा उपसह संयोजन मंडल। पहला है हमारा उपसह संयोजन मंडल, ठीक है। उपसह संयोजन मंडल पहला है हमारा उपसह संयोजन मंडल। दूसरा है हमारा आयनन क्षेत्र। दूसरा हमारा क्या है? आयनन क्षेत्र। दूसरा हमारा है आयनन क्षेत्र। दूसरा बच्चों हमारा यहाँ पर क्या है? आयनन क्षेत्र है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा आयनन क्षेत्र है, आयोनाइजेशन स्फीयर है, ठीक है। चलें, अच्छा दूसरा क्षेत्र हम देखते हैं, आयनन क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? आयनन क्षेत्र है। इसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी संकुल यौगिक में बच्चों 3 घटक होते हैं, 3 घटकों से ये मिलकर बना होता है, और इसमें 2 क्षेत्र होते हैं, 2 एरिया होते हैं, ठीक है। घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला घटक है CMI, ठीक है। तो आप संकुल यौगिक में जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो संक्रमण धातु देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम हाईलाइट करते हैं। ये जो आप संक्रमण धातु यहाँ पर देख पा रहे हैं Fe, ठीक है, यही हमारा क्या होता है? CMI होता है। इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो किसी भी संकुल यौगिक में बड़े ब्रैकेट के अंदर उपस्थित संक्रमण धातु ही होगी, ठीक है। या तो ये मतलब 3D की, 4D, 5D, 6D, D ब्लॉक की होगी या F ब्लॉक की होगी, ठीक है। इन्हीं 3 मतलब जो है मतलब ब्लॉक से होगी, या तो ये D ब्लॉक की होगी या ये F ब्लॉक की होगी। D ब्लॉक में हम जानते हैं हमारी 4 श्रेणियाँ हैं, 3D, 4D, 5D, 6D। मोस्ट कॉमन ज़्यादातर मिलेंगी 3D, उसके बाद 4D, उसके बाद 5D, उसके बाद 6D, ठीक है। सबसे ज़्यादा 3D वाली, उससे कम 4D, उससे कम 5D, सबसे कम 6D, ठीक है। ये आप समझ गए। अगला कंपोनेंट बच्चों हम पढ़ेंगे लिगेंड्स, ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो अणु, परमाणु या जो समूह जुड़े रहते हैं उनको कहते हैं लिगेंड्स। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। तो उनको हम लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये लिगेंड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये तो केवल हम मोटा मोटा बता दे रहे हैं ताकि बच्चों के मन में एक थोड़ी सी पिक्चर बन जाए कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज इसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, साइंटिफिक नज़रिए से भी देखेंगे, वेल डिफाइन इनकी परिभाषा हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा है काउंटर आयन, ठीक है। तो बड़े ब्रैकेट के लेफ्ट साइड की तरफ और राइट की साइड की तरफ जो धनावेशित या ऋणावेशित आयन लिखे होते हैं उनको कहते हैं काउंटर आयन। उनको बच्चों क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो K+ और जो ये लिखे हैं ये हमारे क्या है? काउंटर आयन है। क्या है? काउंटर आयन, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? काउंटर आयन कहते हैं, ठीक है। ये काउंटर आयन है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं काउंटर आयन, ठीक। चलें, अच्छा तो 3 हमारे कंपोनेंट हो गए। अब हम 2 क्षेत्रों की बात किए लेते हैं जल्दी से। पहला क्षेत्र है उपसह संयोजन मंडल, दूसरा आयनन क्षेत्र। तो आप ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर का ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर का ये जो आप पूरा एरिया देख पा रहे हैं, जैसे बड़ा ब्रैकेट बनाया, इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड है, तो ये जो पूरा आप एरिया देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, शॉर्ट में कह देते हैं CS, ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा एरिया है, इसी को क्या कहेंगे? उपसह संयोजन मंडल कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, ठीक है। आयनन क्षेत्र की बात करते हैं।
तो उपसह संयोजन क्षेत्र के बाहर जहाँ पर काउंटर आयन जो हैं जुड़े रहते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड की तरफ हो या राइट साइड की तरफ हो, तो उस एरिया को कहते हैं हम आयनन क्षेत्र। क्या कहते हैं? आयनन क्षेत्र। तो ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एरिया क्या है? इस यौगिक के लिए आयनन क्षेत्र है, इस यौगिक के लिए आयनन क्षेत्र है, ठीक है। अब या तो ये आयन लेफ्ट साइड की तरफ होंगे या राइट साइड की तरफ होंगे। अगर धनावेशित आयन जुड़ा है तो वो आगे लिखा होगा, अगर ऋणावेशित आयन है तो वो यहाँ पर पीछे लिखा होगा। तब ये वाला जो क्षेत्र होगा इस यौगिक के लिए आयनन क्षेत्र बन जाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें बच्चों इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक ये हमने ओवरव्यू दे दिया है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम 1 बाय 1 अब डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। चलें, अच्छा आ जाइए। देखो, तो शब्दावली हमें पढ़ना है। जैसा कि हमने बताया कि उपसह संयोजी यौगिकों का विस्तार से अध्ययन करने से पूर्व इसमें प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली यानी कि टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इन सब बातों को नहीं जानेंगे तब तक आप ये चैप्टर सही से समझ नहीं पाएंगे, आपके सब माइंड से ऊपर चीज़ें चली जाएंगी। क्योंकि बार बार हम इस चैप्टर में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं शब्दावली को यूज में लेंगे। हम कहेंगे CMI, हम कहेंगे लिगेंड्स, हम कहेंगे आयनन क्षेत्र। तो आपको अगर ये सब बातें पता नहीं होंगी तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप कहेंगे ये क्या सर कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, आयनन क्षेत्र पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए ये जानना अति आवश्यक है। हालांकि बोर्ड परीक्षा में आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जैसे लिगेंड्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो लिगेंड्स के बारे में बता देंगे। अदरवाइज जो भी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हम बता देंगे साथ साथ, ठीक है। चलिए, अच्छा पहले हम डिस्कस करते हैं उपसह संयोजन क्षेत्र यानी कि मंडल। चाहे आप इसको उपसह संयोजन क्षेत्र कहें या उपसह संयोजन मंडल कहें, इंग्लिश में इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। देखें भाई, जो है जैसा कि हमने बताया कि जैसे हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा K4FeCN का होल 6, ठीक है, ये हमने एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखा। तो बड़े जो कोष्टक यहाँ पे लगा है, बड़े कोष्टक के अंदर का ये जो आप पूरा एरिया देखेंगे, ये जो आप पूरा एरिया देख पा रहे हैं, इसी एरिया को हम कहेंगे उपसह संयोजन मंडल, जैसा कि हमने अभी पहले भी इसको बताया है। तो उपसह संयोजन मंडल कहते हैं। तो आप इसको सामान्य शब्दों में परिभाषित करेंगे तो ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि उपसह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स को एक बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। इस कोष्टक के अंदर वाले क्षेत्र को ही, एरिया को हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजन मंडल या उपसह संयोजन क्षेत्र कहते हैं। ये आपकी एक सामान्य परिभाषा हो गई, जनरल डेफिनेशन, ठीक है, आम बोलचाल वाली, ये आप समझ गए होंगे। अब बस हमें इसको थोड़ा जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखकर जो है समझ लेना है, ठीक है। इसी बात को देखें, उपसह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े लिगेंड्स, ठीक है, तथा उससे जुड़े लिगेंड्स, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड्स हैं, को एक बड़े कोष्टक यानी कि एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जिसे उपसह संयोजन क्षेत्र या उपसह संयोजन मंडल कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप बात। तो संकुल यौगिकों में या उपसह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े हुए लिगेंड्स को एक बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, जिसे उपसह संयोजन क्षेत्र या उपसह संयोजन मंडल कहते हैं। बस बात खत्म। इतनी सी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। अब चाहे इसको आप समझ लें चाहे आप इसको रट लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उपसह संयोजन क्षेत्र में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह जल में घोले जाने पर आयनित नहीं होते हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है।
कि उपसहसंयोजन मंडल के अंदर उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु है और उससे जुड़े हुए जो लिगेंड्स हैं, जब इनको जल में घोला जाएगा तो ये आयनित नहीं होंगे, यानी कि ये स्थायी होंगे, स्टेबल बने रहेंगे। ठीक है, जब आप इस यौगिक को ले जाके जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर क्या होगा, इसके जो काउंटर आयन बाहर की तरफ जो पोटेशियम आयन जुड़े हैं वो तो टूट कर अलग हो जाएंगे, लेकिन जो संकुल यौगिक हैं, जो उपसहसंयोजन मंडल के अंदर उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े लिगेंड्स हैं, ये अलग नहीं होंगे, यानी कि इनका आयोनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया है, जब हमने द्विक लवण और उपसहसंयोजी यौगिकों यानी में इनमें अंतर डिस्कस किया था, तो इस बात को डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, इस पूरे कोष्टक यानी कि मंडल पर धनावेश ऋणावेश हो सकता है, या तो यह पूरी तरह उदासीन भी हो सकता है। कहने मतलब ये है कि ये जो उपसहसंयोजी मंडल है, ठीक है, इस मंडल पर बाहर की ओर यहाँ पर या तो धनावेश हो सकता है, या यहाँ पर ऋणावेश हो सकता है, या यहाँ पर ये उदासीन हो सकता है, इसके ऊपर 0 चार्ज हो सकता है। ठीक है, या तो यहाँ पर धनावेश होगा, या तो यहाँ पर ऋणावेश होगा, या तो यह उदासीन होगा, 0, तीनों बातें होंगी। और इस आधार पे ही हमने इनको 3 प्रकारों में कल की क्लास में वर्गीकृत किया था, धनायनिक संकुल यौगिक, ऋणायनिक संकुल यौगिक और उदासीन संकुल यौगिक। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कल के लेक्चर को अटेंड किया है वो हमारी बात को इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने प्रॉपर जो है नोट्स बनाएं, अपने नोट्स में इसको लिखें सही ढंग से। उपसहसंयोजन क्षेत्र या मंडल के बारे में हमें इतना ही जानना है। चलें, अच्छा, अब आ जाओ बच्चों आयनन क्षेत्र के बारे में, आयोनाइजेशन स्पेयर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि संकुल यौगिकों में बड़े कोष्टक के बाहर यानी कि उपसहसंयोजन क्षेत्र के बाहर स्थित वह क्षेत्र जहां पर काउंटर आयन लोकेटेड होते हैं, काउंटर आयन जो हैं जुड़े रहते हैं, उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, आयनन क्षेत्र कहते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर कहते हैं। चूँकि इस क्षेत्र में स्थित जो धनावेशित या ऋणावेशित आयन है वो जल में घोले जाने पर आयनित हो जाते हैं, यानी कि वो अलग हो जाते हैं, तो इसीलिए इस क्षेत्र को आयनन क्षेत्र का नाम दिया गया है, आयोनाइजेशन स्फीयर का इनको नाम दिया गया है। ठीक है, चलें, अच्छा, इन्हीं सब बातों को यहाँ पे लिख रखा है। उपसहसंयोजन क्षेत्र के बाहर स्थित क्षेत्र को आयनन क्षेत्र कहते हैं। आप इसमें थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, जैसा हमने बताया कि उपसहसंयोजन क्षेत्र के बाहर स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर काउंटर आयन जुड़े रहते हैं या स्थित होते हैं, उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, आयनन क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक यौगिक है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो इस यौगिक के लिए ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये हो जाएगा आयनन क्षेत्र। ठीक है, इस यौगिक के लिए ये वाला एरिया आयनन क्षेत्र होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यहाँ पर काउंटर आयन जुड़े हुए हैं, धनावेशित आयन, और इस यौगिक के लिए ये वाला एरिया आयनन क्षेत्र होगा। ठीक है, तो आयनन क्षेत्र या तो जो है लेफ्ट साइड में हो सकता है या राइट साइड में हो सकता है। ठीक है, दोनों साइड में हो सकता है, आप इन बातों को आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अगला देखें, इस क्षेत्र में धनावेशित या ऋणावेशित आयन जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर धनावेशित आयन जुड़ा है तो वो आगे जुड़ा रहेगा, ऋणावेशित आयन जुड़ा है तो वो पीछे जुड़ा रहेगा, जो यौगिक के जल में घोले जाने पर आयनित होकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसा हमने बताया, जैसे आप इस कंपाउंड को जब जल में ले जाके घोलेंगे तो क्या होगा, ये जो मतलब इसके साथ जो काउंटर आयन ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये टूटकर अलग हो जाएंगे और इस पे हमारा धनावेश आ जाएगा और SO4 डबल निगेटिव ये टूटकर अलग हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो इस क्षेत्र को आयनन क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का आयनन हो गया, अंदर वाले का आयनन नहीं होता है। ठीक है, चलें, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत सरल है इसमें। ठीक है, बस आपको समझना है चीज़ों को, आपको चीज़ों को सही से समझना है, हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातों को ध्यान से सुनना है और मतलब समझना है चीज़ों को। ठीक है, रटना है नहीं। अब दोनों में अंतर कर लेते हैं, 2 क्षेत्र हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा उपसहसंयोजन क्षेत्र, एक पढ़ा आयनन क्षेत्र, दोनों में अंतर बहुत सरल है। देखो, उपसहसंयोजन क्षेत्र यह कभी नहीं टूटता है, यानी कि नॉन आयोनाइजेबल है,
यानी कि जब आप इसको ले जाके जल में घोलेंगे तो आयनन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद स्थित केंद्रीय धातु परमाणु के समूह कभी भी टूटकर अलग नहीं होते हैं, स्थायी होते हैं, तो हम कहते हैं ये नॉन आयोनाइजेबल है। आयनन क्षेत्र ये तुरंत टूट जाता है, यानी कि क्षेत्र के बाहर स्थित जो भी धनावेशित और ऋणावेशित आयन लोकेटेड है ये टूटकर अलग हो जाते हैं। धनावेशित आयन अलग हो जाएगा और ऋणावेशित आयन अलग हो जाएगा। समझ गए होंगे बात को। रासायनिक टेस्ट, इसके अंदर के आयन टेस्ट नहीं देते हैं, बिल्कुल बात सही है भाई, अंदर के आयन टेस्ट ही नहीं देंगे क्योंकि वो अंदर एकदम सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं, वो टूटकर अलग नहीं हुए हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो आयनों का परीक्षण नहीं देंगे। और काउंटर आयन अपना टेस्ट दे देते हैं, जैसे पोटेशियम आयन का आप टेस्ट करें पोटेशियम आयन का मिल जाएगा, क्लोराइड आयन का करें क्लोराइड का मिल जाएगा, सल्फेट का करें सल्फेट का मिल जाएगा। जो भी आयन जुड़ा है बाहर काउंटर आयन के रूप में, चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित, वो जो है अपना परीक्षण देगा, टेस्ट देगा, ठीक है। मुख्य कार्य आकृति ये जियोमेट्री तय करता है, ठीक है। आवेश को उदासीन करना, इसका काम होता है यौगिक को, मतलब यौगिक की ज्यामिति को डिटरमाइन करना, इसकी संरचना को निर्धारित करना, ठीक है, क्योंकि मेन कंपोनेंट यही है, संरचनात्मक स्ट्रक्चर यही है। आवेश को उदासीन करना, इसका काम है आवेश को उदासीन करना। किसी भी संकुल के यौगिक के ऊपर मान के चलें, जैसे मान के चलें इसके ऊपर प्लस का 2 आवेश है, ठीक है, तो इसके आवेश को न्यूट्रल करने के लिए बाहर से हमें एक ऐसा काउंटर आयन चाहिए जिसके ऊपर जो है माइनस निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, उसको यहाँ पीछे जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे हम सल्फेट आयन जोड़ देंगे, तो इसके ऊपर माइनस का प्लस, माइनस का 2, इसके ऊपर प्लस का 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, संकुल उदासीन हो जाएगा। अगर संकुल पर जो है ऋणावेशित है चार्ज, ठीक है, जैसे यहाँ मान चलो माइनस का 3 है, तो इसके आगे जो है +3 चार्ज को कैरी करने वाला कोई धनायनिक काउंटर आयन जुड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम कि 3 जो है K3 जोड़ दें, या यहाँ पर हम सोडियम जोड़ दें, यहाँ पर कोई और भी आयन जोड़ सकते हैं इस तरीके से, तो ये इनका काम हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, इस बात को तो हम काउंटर आयनों में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये स्लाइड में जो अंतर है ये वैकल्पिक है, आप इसको लिख भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, अंतर है। चलें अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो 2 हमने क्षेत्र कवर कर लिए हैं, अब हम जानेंगे बच्चों काउंटर आयन के बारे में, ठीक है। काउंटर आयन क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, जान ही गए आप, ठीक है, और भी थोड़ा इसको हम डिटेल में थोड़ा और देख लेते हैं। देखो, तो आयनन क्षेत्र में उपस्थित बेधनावेशित या ऋणावेशित परमाणु या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु से आयनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पकड़ लें आप इसको, अपने माइंड में सेव कर लें, चाहे आप इसको रट लें, चाहे आप इसको समझ लें, चाहे याद कर लें, कुछ भी करें, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो आयनन क्षेत्र है, आयनन क्षेत्र में जो धनावेशित और ऋणावेशित जो काउंटर आयन हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आयनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यहीं पर एक बात और बता देते हैं कि CMI के साथ जो लिगेंड्स जुड़े रहते हैं, ठीक है, वो उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इसीलिए इन यौगिकों को हम उपसहसंयोजी यौगिकों के नाम से जानते हैं, ठीक है। उपसहसंयोजी बंध क्या होता है तो इसको भी हम आगामी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप जान गए, ठीक है। एक बार फिर देख लें, काउंटर आयन किन्हें कहेंगे? आयनन क्षेत्र में उपस्थित बेधनावेशित या ऋणावेशित परमाणु या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आयनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, उन्हें हम काउंटर आयन कहते हैं, ठीक है। ये इनकी एक सिंपल मोड में परिभाषा हो गई। क्या काम है इनका भाई, क्यों जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है? इनका मुख्य काम है पूरे यौगिक को उदासीन न्यूट्रल बनाना। इनका काम क्या है? पूरे यौगिक को उदासीन न्यूट्रल बनाना, जैसा कि अभी पिछली स्लाइड में हमने बताया था। अगर धनावेशित संकुल है तो उससे ऋणावेशित काउंटर आयन जुड़ेगा, अगर ऋणावेशित संकुल है तो उससे धनावेशित काउंटर आयन जुड़ेगा, ठीक है, और उतने ही चार्ज को इक्वल करके संकुल को उदासीन बना देगा, ठीक है। यदि बड़े कोष्ठक पर ऋणावेश है तो आगे धनावेशित आयन जुड़ेगा, और यदि धनावेश है तो पीछे ऋणावेशित आयन जुड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत ही सरल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। आप ये मान के चलें कि इस चैप्टर की ABCD सीख रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही सरल देसी अंदाज में सीख रहे हैं। ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं,
ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, किसी भी लेवल पे आप हों, ठीक है, हर तरीके से आप चीज़ों को कैचअप कर सकते हैं, बशर्ते आप सही से पढ़ें। आपके अंदर पढ़ने का जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। एंजॉयमेंट के साथ साथ मनोरंजन करते हुए चीज़ों को पढ़ते हुए चलें। ठीक है, और प्रॉपर अपने नोट्स बनाते हुए चलें। अगला देखें कंपोनेंट केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, ये मान के चलें कि ये उपसहसंयोजी यौगिक का मेन हीरो है, या आप इसको राजा कह सकते हैं, किंग ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड कह सकते हैं, हीरो कह सकते हैं। ठीक है, बगैर इसके किसी भी संकुल यौगिक का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, चलें भैया, तो केंद्रीय धातु परमाणु राजा है भैया। देखो यहाँ पे हमने इसको जो है पहले से ही जो है राजा का मुकुट पहना रखा है। या केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, और जनरली हम इसको कहते हैं शॉर्ट में CMI। अब यहाँ से आप एक चीज़ ये सीख लें कि आगे जब भी हम क्लास लेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे इस चैप्टर के, उन सभी में हम CMI टर्म यूज करेंगे। हम पूरा नाम लेने से बचेंगे। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु हम सीधा कहेंगे CMI, तो आप समझ जाएंगे सर किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलें, अच्छा अब हम देख लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु किसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे बच्चों परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसको हम परिभाषित करते हैं कि संकुल यौगिकों में उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर उपस्थित वह संक्रमण धातु परमाणु जो लिगेंड्स द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करती है, केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि सेंट्रल मेटल आयन कहलाती है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, जैसे एक कंपाउंड यहाँ पे ले रहे हैं CuNH3 का होल 4, तो यहाँ पर जो आप ये कॉपर देख रहे हैं, संक्रमण धातु परमाणु देख रहे हैं, यही है CMI सेंट्रल मेटल आयन। क्यों, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि ये लिगेंड्स के द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करके उपसहसंयोजी बंध बनाती है, तो इसी को हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे। ठीक है, चलें, अच्छा तो इस तरीके से इसको हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो बड़े कोष्टक के अंदर वह धातु मेटल जो बिल्कुल केंद्र में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? केंद्र में। अब आपको यहाँ केंद्र के रूप में आप समझ सकते हैं केंद्र है, या जब इसकी आप संरचना बनाएंगे तो कॉपर को यहाँ रखेंगे, अमोनिया को यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे चारों कॉर्नर्स पर। ठीक है, तो बिल्कुल देखो आपको ये सेंटर में दिखेगी। क्या दिखेगी? बिल्कुल आपको ये सेंटर में दिखेगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? CMI कहेंगे। ठीक है, तो बड़े कोष्टक के अंदर उपस्थित वह धातु परमाणु जो बिल्कुल केंद्र में स्थित होती है और चारों तरफ से लिगेंड से घिरी रहती है। देखो चारों तरफ से लिगेंड से घिरी है, उसे ही हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, CMI कहते हैं। ठीक है, आप भी इसका पूरा नाम लेने से आगे बचेंगे और लिखने से बचेंगे। कॉपी में आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो पूरा नाम मत लिखना। ठीक है, बड़ा नाम है, लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप CMI लिख देना। ठीक है, CMI लिख के चीज़ों को छोड़ देना, आप समझ जाना। फिर आप चाहे भले ही पढ़ते समय इसको केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ लेना। ठीक है, इसे आप संकुल यौगिक का राजा मान सकते हैं। ठीक है, जिसके पास बाकी सभी लिगेंड्स आकर अपने इलेक्ट्रॉन रूपी संपत्ति दान करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम सरल शब्दों में परिभाषा है। ठीक है, सरल शब्दों में परिभाषा, राजा है भैया, ये किंग है। ठीक है, इसी किंग को आकर जो है सभी लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन रूपी संपत्ति दान करते हैं। अब इसको हम थोड़ा जो है मतलब साइंटिफिक नजरिए से परिभाषित कर लेते हैं। ठीक है, देखो जो हमने बताया कि उपसहसंयोजक क्षेत्र के अंदर उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जो चारों ओर से लिगेंड्स द्वारा घिरी होती है तथा उनके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके उपसहसंयोजी बंध बनाती है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहलाती है। बहुत सरल परिभाषा है। ठीक है, बहुत सरल परिभाषा है। ठीक है, देख लें यहाँ पे, इसको हम CMI को M से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिगेंड्स को L से। तो इन लिगेंड्स के पास होते हैं बच्चों अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म।
ठीक है। ये अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं वो लिगेंड्स के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को दिए जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं तो ये जो बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, इनकी कहानी हो गई, ठीक है। आप समझ गए होंगे सामान्यता जो भी हमने बातें बताई हैं। अब देखें केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में कौन से वो परमाणु आयन होंगे। तो हमने बताया जनरली ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जनरली ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो वो लिखा है डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः CMI की तरह काम करते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, निकेल है, कोबाल्ट है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, मैग्नीज है, ये सब होंगे। इसके अलावा जिंक है, जो भी आप सोच सकते हैं, AU है, AG है, HG है, ठीक है, और सब दुनिया भर की जगह, ठीक है, ATC आप जो भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ज़्यादातर जो केंद्रीय धातु परमाणु होंगे ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व होंगे। अदरवाइज F ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, ठीक है, 5F और 6F श्रेणी के, ये बहुत कम है, रेयर है, क्योंकि ये संकुल यौगिकों का निर्माण बहुत कम करते हैं। और हमारे सिलेबस में भी, इंटर के सिलेबस में भी जिन कंपाउंड्स का हमें अध्ययन करना है, जिनके भौतिक रासायनिक गुणों, IUPAC नाम लिखना सीखना है, जो भी XYZ सीखना है, वो सब जो है उन्हीं संकुल यौगिकों को सीखना है जिनका निर्माण जो है डी ब्लॉक के संक्रमण तत्वों के द्वारा किया गया है, ठीक है। हालांकि अदरवाइज 2-3 हम जो है उन तत्वों को भी पढ़ लेंगे, ठीक है, जिनको मतलब जो क्या नाम F ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से आप। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो, हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो लेक्चर को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए ही हम कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो केवल यहाँ पे अपनी मेहनत कर रहे हैं, हर तरीके से यहाँ पर हमें अपनी यहाँ पे मेहनत लगानी पड़ती है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो काम है वो भी करते रहें, ठीक है। अदरवाइज हम जानते हैं कि जो भी चीज़ इस नेचर ने मनुष्य को फ्री में प्रोवाइड कराई है, मनुष्य उसकी कदर नहीं करता है, ठीक है। तो ये गलत बात है, ठीक है। अब अगर आपको ये लेक्चर सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक करें, ठीक है। आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होना है, ठीक है। अदरवाइज हम लोगों का अभी जो भी हुआ है वो तो हो ही रहा है और आगे भी होता रहेगा। आपका जो काम है वो करते रहें, ठीक है। वैसे भी अपने भारत देश में ये जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा जो है काफ़ी पिछड़ी हुई है। अपने भारत देश की दशा जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ी हुई है, ठीक है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। कभी कभार इस पे जो है एक वीडियो लेक्चर रखेंगे तो इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें, अच्छा आ जाए कारण देखें भाई, जो है कारण हमें ये जानना है कि क्यों ये संक्रमण तत्व जो होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु की तरह काम करते हैं। इस बात को हमने जो है, जब हमने डी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले वाला चैप्टर, तो उस चैप्टर में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था। संक्रमण तत्वों की विशेषताओं में पढ़ा था कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो मतलब संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो हमने उसमें डिस्कस किया था क्यों करते हैं, तो उसके बच्चों क्या क्या कारण है, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है, एक तो इनका छोटा आकार, पहला इनका कारण है छोटा आकार, ठीक है, छोटे आकार के होते हैं। दूसरा इनका जो कारण है, दूसरा जो कारण है वो है इन पर उच्च आवेश, इन पर उच्च धनावेश, ठीक है, इन पर उच्च धनावेश। जानते ही हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं +1 से लेके +7 तक की। तो इन पे उच्च आवेश होता है, तो ये ऋणावेशित परमाणुओं के समूह आयनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनके पास जो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा कारण है रिक्त डी कक्षकें। इनका जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें रिक्त डी कक्षकें होती हैं, रिक्त डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, रिक्त डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो उन रिक्त डी कक्षकों की ज़रूरत क्या है कि लिगेंड्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाएंगे उनको ये रखेंगे कहाँ, उनको ये रखेंगे कहाँ। सामान्य शब्दों में आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये गेस्ट है, वो सॉरी मेजबान है, होस्ट है,
और ये हमारे गेस्ट हैं, यानी कि ये मेहमान हैं। मेहमान इनके पास आए हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दान करने आए हैं, और प्रत्येक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ये बात आप आगे भी समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे एक लिगेंड ने एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया, 2 जुड़े हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे। 4 जुड़े हैं, जैसे यहाँ पे 4 जुड़े हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे। कितने दान करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म का मतलब पेयर, जोड़ा। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दान करेंगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे 4 पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। कितने दान करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब केंद्रीय धातु परमाणु ने लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो रखेगा कहाँ? रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो इसके पास रिक्त d ऑर्बिटल्स होते हैं, उन्हीं में उन इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। ठीक है, ऐसी आशा करते हैं आप इन बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे आपके घर में अगर कोई मेहमान आए, जैसे 7-8 लोग आ जाएं, रात में अगर ठहरे, तो आपके घर में उनको रुकने के लिए, बैठाने के लिए, लिटाने के लिए स्पेस होना चाहिए। तो अगर आपके घर में जगह है तो आप उनको रोक लेंगे। ठीक है, आप उनको लिटाएंगे, वो आपके घर में सोएंगे। अगर आपके घर में जगह नहीं, आपका छोटा घर है, 1 या 2 रूम ही हैं जिसमें घर के मेंबर्स ही रहते हैं, सोते हैं, तो वो मेहमान कहाँ रहेंगे? मेहमान फिर वो चले जाएंगे, या आप उनसे मना कर देंगे, या वो जानते होंगे कि इनके घर में स्पेस नहीं है तो वो कहीं और भी जाके रहेंगे। तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। लिगेंड्स उसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मिलकर संकुल यौगिक बनाते हैं जिसके पास रिक्त d कक्षकें होती हैं। उच्च आवेश का काम है लिगेंड्स को अपनी तरफ आकर्षित करना, लिगेंड्स को अपनी तरफ आकर्षित करना। और छोटे आकार का होगा तो ज़्यादा इनके पास आ जाएंगे, ज़्यादा इनके निकट आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड बनेगा वो प्रबल बनेगा, मजबूत बनेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। संकुल यौगिक बनेगा वो स्थायी बनेगा। ठीक है, चलें। अच्छा, तो इन सब बातों को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। ठीक है, चलें। अच्छा, अब देखें इन्हीं सब बातों को यहाँ पे लिखा है कि अपने छोटे आकार, उच्च धनावेश और रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण ये संक्रमण तत्व CMI की तरह वर्क करते हैं, अर्थात लिगेंड्स द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करके संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये वो 3 कारण हैं जिस वजह से संकुल यौगिक बनते हैं। अगर ये 3 कारण ना होते तो फिर संकुल यौगिक ना बनते, और तीनों कारण की उपस्थिति अनिवार्य है। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि रिक्त डी कक्षकें हैं लेकिन धनावेश कम है या आकार बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में भी संकुल यौगिक नहीं बनेगा, या बनेगा तो अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, ज़्यादा स्थायी नहीं होगा, आसानी से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इन तीनों मतलब पॉइंट्स की तीनों जो है ये अनिवार्य फैक्ट हैं, इनका होना जरूरी है, तभी संकुल यौगिक बनेगा। चूंकि यहाँ पर CMI इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह लुईस अम्ल, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है जो कि पूछी जाती है कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु किसकी तरह व्यवहार करती है, लुईस अम्ल या लुईस क्षार। तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, अम्लों की धारणा, अम्ल को परिभाषित करने की एक अवधारणा दी गई लुईस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो लुईस एसिड, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उनको हम कहते हैं लुईस अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों? लुईस अम्ल कहते हैं। तो जरा हमें संकुल यौगिकों को बताइए कि जो CMI है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण ही तो कर रही है। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु किसकी तरह काम कर रही है? लुईस एसिड की तरह। ठीक, अब आप लिगेंड्स को भी समझ गए होंगे। लिगेंड्स क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उनको लुईस क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस क्षार। ये बात आपके MCQ में बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछी जाती है। ठीक है, कि लिगेंड्स किसकी तरह काम करते हैं, CMI किसकी तरह काम करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो CMI है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि ये लिगेंड्स द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करती है। और जो लिगेंड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को सेंट्रल मेटल आयन को दान कर देते हैं, दे देते हैं कि ये लो हमारे अनाबंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, ये हमारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें आप अपने कक्षकों में रख लो। तो उसे हम कहते हैं लुईस क्षार, लुईस बेस। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलें, अच्छा, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा, पहचानने की सुपर ट्रिक, पहचानने की सुपर
क्विक आइडेंटिफिकेशन ट्रिक, कैसे पहचानेंगे कि संकुल यौगिक में कौन केंद्रीय धातु परमाणु, अदरवाइज आप पहचान ही लेंगे, ठीक है। इतनी तो समझ आप आ ही गई है, पहले से भी थी कुछ और कुछ जो है आपने अभी सीख लिया, अभी जान लिया, ठीक है। कि जैसे ही आप किसी संकुल यौगिक को देखेंगे तो संकुल यौगिक के सबसे यहाँ पर साइड में एक धातु परमाणु लिखा होगा जो जनरली डी ब्लॉक का होगा। तो डी ब्लॉक का कौन कौन होगा, जैसे हमने बताया आयरन है, कॉपर है, जिंक है, प्लेटिनम है, ठीक है, निकेल है, मैग्नीज है, ठीक है। इस तरीके के जो कंपाउंड होंगे, इस तरीके के धातु परमाणु होंगे, वो यहाँ पर लोकेटेड होंगे। बस इसी को क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे, आप पहचान लेंगे। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एक लगा दी है कि जब भी आपको किसी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को पहचानना हो तो बस बड़े कोष्ठक के तुरंत बाद लिखे पहले तत्व को देख लीजिए। तुरंत बाद, जैसे बड़े ब्रैकेट बाद, जैसे यहाँ पे Fe लिखा है, यहाँ पे CO लिखा है, यहाँ पे जिंक लिखा है, जो पहला यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, बस वही हमारा क्या होगा, बस वही हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होगा, ठीक है। पर हमेशा कोई ना कोई धातु मेटल ही होगी और वही आपका केंद्रीय धातु परमाणु होगा, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन होगा, ठीक है। चलें, अच्छा अब इसको आप रहने दें, इसका स्क्रीनशॉट ना लें, ठीक है। आप तो समझ गए हैं, अदरवाइज केवल इसको लिखेंगे बेफालतू में, ठीक है, समझाने के लिए। चलें, अच्छा तो बच्चों आज की क्लास में हमें इतना ही डिस्कस करना था, ठीक है। जो भी हमने बताया है, ठीक है, उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या डिस्कस किया है, उपसहसंयोजी यौगिकों में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली, 3 हमने घटक जाने, एक केंद्रीय धातु परमाणु CMI, दूसरा हमने लिगेंड्स के बारे में जाना, तीसरा हमने काउंटर आयनों के बारे में जाना, विद एग्जाम्पल, विद बेहतरीन डेफिनेशन के साथ, बहुत अच्छे तरीके से। 2 एरिया जाने, एक उपसहसंयोजन मंडल के बारे में जाना और एक मतलब आयनन क्षेत्र के बारे में जाना, ठीक है। तो 2 एरिया जाने। तो आज की क्लास में हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे लिगेंड्स को। अगली जो क्लास होगी उसमें हम लिगेंड्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्यों? क्योंकि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, इसमें या तो लघु का क्वेश्चन बनता है या आपसे दीर्घ में पूछा जाएगा, अदरवाइज अति लघु और बहुविकल्पी में भी इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स को हम कैसे सही से परिभाषित करते हैं, एक आइडियल लिगेंड के क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, मतलब कौन सा परमाणु आयन या अणु लिगेंड्स की तरह काम करेगा, तो उसके पास कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उन विशेषताओं को जानेंगे। लिगेंड्स के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कुछ विशिष्ट प्रकार के जो लिगेंड्स हैं, ठीक है, उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास को अटेंड करना ना भूलें, ठीक है, प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट है, आपको पूछना है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे टाइप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।